नमस्कार दोस्तों। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट जो 2021 में आई है, इसमें क्या महत्वपूर्ण बातें हैं और कौन कौन सी बातें हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश पीसीएस की प्री परीक्षा हो या आरओ की प्री परीक्षा हो, किसी भी इस तरह के वनडे एग्ज़ाम्स जिसमें जीके के प्रश्न आते हैं, सामाजिक अध्ययन के प्रश्न आते हैं या करंट अफेयर के प्रश्न आते हैं, ये सारी दृष्टियों से देखा जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको ये बता दें कि ये जो भारत में वनों की स्थिति कैसी है, इसके बारे में ये जो रिपोर्ट है हर 2 साल पे पब्लिश की जाती है। यानी कि जो ये रिपोर्ट 2021 में आई है, इससे पहले ये 2019 में भी आई थी। और हम इस तरह की रिपोर्ट में एक दूसरे से तुलना करके हम बता सकते हैं कि भारत में जो वनों की स्थिति सुधर रही है कि धीरे धीरे बिगड़ रही है। आप जानते हैं कि भारत देश विकासशील देश है और ये तरक्की करता जा रहा है। तो आधुनिक समय में तरक्की के मायनों में यही माना जाता है कि जब देश तरक्की करेगा तो जो प्राकृतिक संसाधन हैं, जंगल, ज़मीन, इन पे बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है और इनमें थोड़ी सी कमी दर्ज की जाती है एक निश्चित समय तक। लेकिन इस बार की रिपोर्ट में अच्छी खबर ये है कि भारत के वनों के आवरण में और वृक्षावरण में वृद्धि दर्ज की गई है। अब आप ये सोचेंगे कि ये वनावरण क्या होता है, वृक्षावरण क्या होता है। तो अगर नाम को आप ध्यान से देखें तो वनावरण मतलब वन, मतलब भारत के कुल हिस्से पे कितने हिस्से पे वन यानी फॉरेस्ट, जंगल है। और वृक्षावरण जैसे कि आपके घर के आगे पीछे भी तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ जंगलों में पेड़ पौधे पाए जाते हैं। आपके घर के आसपास, स्कूल के आसपास, अगल बगल भी कहीं कहीं नीम का पेड़, आम का पेड़, अमरूद का पेड़, ये इस तरह के पेड़ पौधे आपके अगल बगल भी होते हैं। उनको हम जंगल नहीं कह सकते, लेकिन ये वृक्ष हैं। और चूँकि जब ये आंकड़े इस बार लिए गए हैं तो ये दूर संवेदी उपग्रह सैटेलाइट 2 के माध्यम से लिए गए हैं। तो जब ऊपर से सैटेलाइट धरती पे भारत को देखता है तो वो देखता है कि जैसे कि वृक्षों की जो कैनोपी होती है, जैसे आप देखेंगे कि वृक्ष का तना एक जगह ज़मीन पे लगा हुआ है और ऊपर जाके वो पूरा फैला होता है। तो ऊपर से सैटेलाइट से देखने पे जितना जगह पे उसकी छाया पड़ती है वृक्ष की, या वृक्ष ऊपर से जितना दूर में फैला होता है, तो ये मान लिया जाता है कि उतना दूर तक भारत वृक्षों से ढका हुआ है। तो उन वृक्षों की कैनोपी के हिसाब से ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि भारत के कितने प्रतिशत हिस्सों पे जंगल है। आप इस बात को समझ पाए होंगे, हम जैसा आपको समझाना चाह रहे हैं कि मान लीजिए नीचे भारत की ज़मीन है, ऊपर से सैटेलाइट अगर आपको देख रही है, तो अगर यहाँ पे कोई पौधा उगा हुआ है तो पौधा एक तना ऐसे है, ऊपर उसका पूरा फैला हुआ शाखाएं। सैटेलाइट से देखने पे जितनी दूर शाखाएं फैली हुई हैं उतना लगेगा कि हाँ, भारत जंगलों से ढका हुआ है या वृक्ष से ढका हुआ है। तो इसी तरह से उसी आधार पर निकाला जाता है कि भारत की पूरी एरिया है तो उसका कितना हिस्सा वृक्षों की कैनोपी से, वृक्षों के आवरण से ढका हुआ है। और जहाँ जहाँ पे मान लीजिए कि देखा जा रहा है कि बहुत सारे वृक्ष एक जगह पे हैं, तो उनको जंगलों की संज्ञा दी जाती है। जंगल में बहुत दूर दूर तक सिर्फ पेड़ पौधे ही होते हैं। तो जो जिनको भारत सरकार ने वन घोषित कर रखा है, तो वनों को पहले देखा जाता है कि कितने जगह पे वन है और फिर पूरे देश के सारे हिस्सों में कितने जगह पे वृक्ष हैं जो भारत की धरती को ढके हुए हैं। तो उसी के हिसाब से अंदाज़ा लगाया जाता है कि भारत के कितने प्रतिशत भाग पे वनावरण और वृक्षावरण है। तो वनावरण मतलब फॉरेस्ट वाला एरिया, जो भारतीय सरकार ने जिनको वन घोषित कर रखा है। जानते होंगे कि कुछ रिजर्व क्षेत्र होते हैं जिनको जंगल भारत सरकार घोषित कर देती है और वो काफ़ी दूर तक सिर्फ वृक्ष ही वृक्ष उसमें होते हैं। तो आपको ये इस रिपोर्ट से क्या इस रिपोर्ट से कहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। सबसे पहली बात ये है कि ये रिपोर्ट हर 2 साल में आती है। यानी अगर ये 2021 वाली रिपोर्ट आई है 22 में, तो अब अगली रिपोर्ट जो वनों की स्थिति की होगी वो 23 की भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2023 वो लगभग 24 में पब्लिश होगी, 2024 में।
यानी कि आज 22 से लेकर 24 तक लगभग 2 सालों तक अगर जब भी भारत की वनों की स्थिति के ऊपर कोई प्रश्न पूछा जाएगा तो ये इसी रिपोर्ट के हिसाब से आपको जवाब देना है। यानी ये आपका ये करंट अफेयर भी है इस समय, और ये एक सामान्य अध्ययन जीके की जानकारी भी है जो अगले 2 साल तक आपके काम आएगी। तो इस रिपोर्ट की जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनको आप थोड़ा सा ध्यान में रखिए। हम इस रिपोर्ट में बहुत आंकड़ों में नहीं जाएंगे, एक लंबी चौड़ी रिपोर्ट है, सिर्फ उन्हीं प्रश्नों पर बात करेंगे जो परीक्षाओं में पूछे गए। तो आपने अभी तक समझ लिया कि क्या होता है वृक्षावरण, क्या होता है वनावरण, एक जनरल आइडिया आपको हो गई। तो परीक्षा में जो सवाल पूछा जाता है सीधा सीधा वो ये पूछा जाता है कि भारत के कितने हिस्सों पे वनावरण है। तो आपको बता दें कि वन काफ़ी ज़्यादा हिस्से पे है, जो कि 21.71%, 21.71% पे वनावरण है। और जो वृक्षों का आवरण है, तो चूँकि वृक्ष काफ़ी दूर में फैले होते हैं तो इनका एरिया काफ़ी कम है, इनका कंट्रीब्यूशन भी काफ़ी कम है। ये लगभग 2.91% एरिया पे वृक्षावरण है। और इन दोनों को जोड़ देंगे यानी कुल वनावरण और कुल वृक्षावरण, तो आप देखेंगे कि भारत के कुल कितने हिस्से पे वृक्ष हैं, पेड़ पौधे हैं, तो आपको निकल के आ जाएगा कि 24.62%। देखिए इसको, इस आंकड़े को बहुत याद कर लीजिए, एकदम फैक्ट यही पूछा जाता है। आपके ऑप्शन में ऐसा रह सकता है कि 24.72, 24.92, तो आपको कैसे याद रखना है कि 2 की जो टेबल होती है 2, 4, 6, यानी दोनों तरफ एक सैंडविच बना लीजिए, 2, 2 दोनों तरफ है और शुरू से 2, 4, 6 है, यानी 24.62% इलाके पे पूरा पेड़ पौधे हैं, जिसमें वनावरण जो है वो 21.71 है और जो वृक्षावरण है वो 2.91% है। इस आंकड़े को बिल्कुल ध्यान से रखिए। और 2019 की रिपोर्ट से अगर इसको तुलना करें तो इसमें वृद्धि दर्ज की गई है, वनावरण में भी वृद्धि हुई है। हालांकि कितनी वृद्धि हुई इसको मत याद रखिए, बस ये रखिए कि वनावरण में भी वृद्धि हुई है, वृक्षावरण में भी वृद्धि हुई है, इसलिए सारे पेड़ पौधों वाले इलाके में भी वृद्धि ही हुई है। लगभग 2261 वर्ग किलोमीटर एरिया बढ़ा है वनों, जहाँ वन और वृक्ष हैं। अब आपको बता दें कि आप ये जान ही चुके हैं कि ये रिपोर्ट हर 2 साल में आती है, और सबसे पहले ये रिपोर्ट आई थी 1987 में। तो 1987 में आई, फिर 88 में नहीं, 89 में, 90 में नहीं, 91 में, इस तरह से जोड़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि जो 2021 वाली रिपोर्ट है ये 17वीं रिपोर्ट है, 17वीं रिपोर्ट है। और आपको ये भी एक एक्स्ट्रा जानकारी दे दें कि जो राष्ट्रीय वन नीति आई थी, इस रिपोर्ट पहली बार जो रिपोर्ट आई थी उससे 1 साल बाद 1988 में आई थी, और इसमें ये बात कही गई थी कि भारत के लगभग 1/3 हिस्से पे, मान के चलिए कि अगर आपके पास 1 बीघा ज़मीन है, 1 बीघा मतलब 20 बिस्सा, तो उसका 1/3 कितना हो जाएगा, 6 बिस्सा। यानी अगर पूरी मान लीजिए इंडिया पूरा 1 बीघा है यानी 20 बिस्सा ज़मीन है, तो उसके 6 बिस्से पे सिर्फ जंगल होने चाहिए 33% हिस्सों पे, तो 33.33 यानी 1/3 हिस्से पे जंगल होना चाहिए, जो इस समय लगभग 24%, 24.62 यानी 25% हिस्सों पे लगभग है। यानी इसमें सरकार का प्रयास है कि इसमें थोड़ा सा और बढ़ाया जाए इसको। और आप देखते होंगे कि बहुत सारे वृक्षारोपण के कार्यक्रम विभिन्न सरकारों द्वारा चलाए जाते हैं, हालांकि उतना सफल नहीं हो पाता, जितना वृक्ष लगाए जाते हैं वो सारे बच नहीं पाते हैं, उनकी देखभाल अभी हमारे समाज में उनको लेके उतनी जागरूकता नहीं है। वृक्षों को लगा तो दिया जाता है लेकिन उसकी देखभाल नहीं हो पाती और वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। तो नहीं तो अब जितने प्रयास सरकार की तरफ से किए गए, जितने वृक्ष लगाए गए, अगर वो सारे ही जिंदा होते अब तक तो हम इस लक्ष्य को बहुत आसानी से प्राप्त कर लेते। लेकिन हमें अब ये ध्यान देना है कि हम वृक्षों को लगाएं तो उनकी देखभाल करें। शुरू में 2-3 साल तक अगर हम वृक्ष की देखभाल करते हैं तभी हम ये काउंट करें कि हमने कोई वृक्ष लगाया, और हम वृक्ष लगा के आए और भूल गए और वो सूख गया 2 महीने 3 महीने बाद, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं, आपने जो एफर्ट डाला उसका भी कोई मतलब नहीं है। अब देखिए परीक्षा में जो प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा वन माने सबसे ज़्यादा जंगल किस प्रदेश में है। तो
एरिया वाइज देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जंगल मध्य प्रदेश में है, दूसरे नंबर पे है अरुणाचल प्रदेश और तीसरे नंबर पे है छत्तीसगढ़। तो ये मतलब सबसे ज़्यादा मान के चलिए कि जंगल एब्सोल्यूट टर्म में सबसे ज़्यादा जंगल तो मध्य प्रदेश एक बहुत बड़ा प्रदेश भी है, और आप जानते हैं कि राजस्थान के बाद दूसरा सबसे बड़ा प्रदेश है और उसके बहुत सारे हिस्सों में जंगल है। तो इसलिए एब्सोल्यूट टर्म में सबसे ज़्यादा जंगल मध्य प्रदेश राज्य में है, और दूसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश और तीसरे नंबर पे है छत्तीसगढ़। और वैसे भी बात कर लें तो भारत में वनों का कंसंट्रेशन कहाँ पे सबसे ज़्यादा वन है, तो आप देखेंगे कि जो पर्वतीय इलाके हैं और जो पठार हैं, छोटा नागपुर का जो पठार है, जो पर्वतीय इलाके मान के चलिए कि जो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड वाला इलाका है वो, फिर नॉर्थ ईस्ट के सारे राज्यों में जहाँ पे पहाड़ियाँ हैं, और इधर वेस्टर्न घाट पे जो केरल गोवा वाला तटीय इलाका है, वेस्टर्न घाट जिसको बोलते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा जंगल का कंसंट्रेशन है। और ये छोटा नागपुर का पठार मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड इस वाले इलाके में, और जिसको हम पहले दंडकारण्य, आपने रामायण में सुना होगा दंडकारण्य वन, उस समय राम जी जब जंगल में गए थे, चित्रकूट वाला इलाका मध्य प्रदेश में है ही, उस समय भी बहुत घने जंगल हुआ करते थे और आज भी वो जंगल हैं उन इलाकों में। तो आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो वेस्टर्न घाट है वहाँ ज़्यादा जंगल है, एक छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और छोटा नागपुर पठार इस वाले इलाके में जंगल हैं, और एक जंगल का कंसंट्रेशन आप नॉर्थ ईस्ट में देख सकते हैं, जो 7 सिस्टर्स ऑफ इंडिया जो स्टेट हैं मान के चलिए, जिसमें नागालैंड है, मिजोरम है, अरुणाचल है, असम है, त्रिपुरा है, ये सारे जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं वहाँ पे जंगल है। और अगर देखा जाए कि सबसे कम जंगल किस राज्य में है एब्सोल्यूट टर्म में, तो इस पे सबसे नंबर 1 पे है हरियाणा, दूसरे पे है पंजाब और तीसरे नंबर पे है गोवा। गोवा में इसलिए जंगल कम है क्योंकि वो वैसे भी बहुत छोटा है, तो छोटे में अगर बहुत ज़्यादा इलाकों में भी जंगल होगा तो एब्सोल्यूट टर्म में जंगल कम ही होंगे। तो तीसरे नंबर पे गोवा है क्योंकि उसका साइज़ छोटा है। और हरियाणा और पंजाब में जंगल कम होने का वजह ये है कि आप जैसे नाम से ही सुन सकते हैं कि पहले हरियाणा और पंजाब एक ही में था, और पंजाब नाम में ही है पंज मतलब 5, आब मतलब नदियाँ, 5 नदियाँ वहाँ से बहती हैं, और वो इलाका बहुत ही मतलब वहाँ की जो मिट्टी है बहुत उर्वरा है, वहाँ पे बहुत खेती की संभावना ज़्यादा है। और जब यहाँ पे हरित क्रांति आई थी तो इसका फ़ायदा भी पंजाब और हरियाणा वाले क्षेत्र में बहुत ज़्यादा हुआ था, और वहाँ के लोगों ने कृषि की जो आधुनिक तकनीक को अपनाया और जंगलों को मान के चलिए कि जंगलों को काट के वहाँ पे खेती की गई, और वहाँ पे खेत बने, वहाँ पे फसलों का विकास ज़्यादा हुआ और जंगलों का विकास मतलब कम हो गया। और आप देखेंगे कि हरियाणा दिल्ली से लगा हुआ है, और ये यहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी है। देखिए मारुति का जो मनेसर प्लांट है, उस तरह से देखा जाए तो वहाँ पे औद्योगिक विकास हो रहा है, तो जंगल वहाँ पे कट गए हैं, क्योंकि वो अर्बन एरिया में है और वहाँ पे औद्योगिक विकास हो रहा है, तो जंगलों में कमी आई है। और जो जहाँ पे जंगल हो सकते हैं ग्रामीण इलाकों में, तो वहाँ के लोग जंगलों को काट के खेती कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ उर्वरा वहाँ की ज़मीन है और खेती के लिए काफ़ी मुफीद है। तो इसलिए पंजाब और हरियाणा में जंगल कम है, और गोवा अपने छोटे आकार की वजह से वहाँ एब्सोल्यूट टर्म में जंगल कम है। तो सबसे ज़्यादा कम जंगल देखा जाए तो हरियाणा में है, दूसरे नंबर पे पंजाब में है और तीसरे नंबर पे गोवा में है। और एब्सोल्यूट टर्म में सबसे ज़्यादा याद रखिए कि एमपी में है, दूसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश में और तीसरे नंबर पे छत्तीसगढ़ में है। तो ये बातें हो गई, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। अब एक प्रश्न पूछने का ये तरीका ये हो सकता है कि प्रतिशत वाइज बताइए। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जंगल तो हैं, लेकिन मध्य प्रदेश भी बहुत बड़ा है, तो सबसे ज़्यादा प्रतिशत वाइज अगर देखा जाए तो नंबर 1 पे मध्य प्रदेश नहीं है। सब उस प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो जंगल है, अगर राज्यों की बात करें, देखिए राज्य और यूनियन टेरिटरी अलग अलग हैं, तो राज्यों की बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रतिशत वाइज जंगल मिजोरम में है, दूसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश में है और तीसरे नंबर पे मेघालय में है। आप यहाँ पे देखेंगे कि जो मिजोरम और
अरुणाचल और मेघालय, ये तीनों नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं जहाँ पे हमने आपको बताया था कि जंगल के कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो जंगल का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इनकी माने इन पूरे प्रदेश के माने ज़्यादा ज़मीन पे जंगल है प्रतिशत वाइज देखा जाए। हालांकि एब्सोल्यूट टर्म में मध्य प्रदेश आगे है, लेकिन प्रतिशत वाइज जंगलों की बात करें तो सबसे ज़्यादा जंगल मिजोरम में, इस बात को याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा प्रतिशत वाइज मिजोरम में है और एरिया वाइज देखा जाए एब्सोल्यूट टर्म में तो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है। और यूनियन टेरिटरी की बात करें तो यूनियन टेरिटरी में आप देखेंगे कि जो इलाके, एक अरब सागर में एक यूनियन टेरिटरी है जिसका नाम है लक्षद्वीप, और इधर बंगाल की खाड़ी की तरफ एक यूनियन टेरिटरी है जिसका नाम है अंडमान निकोबार। चूँकि ये समुद्र में है और नीचे ये भूमध्य रेखा के करीब भी हैं, तो इन पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है इन द्वीप समूहों पे, और वहाँ काफ़ी जंगल भी उगे और वहाँ औद्योगिक विकास भी उतना ज़्यादा नहीं हुआ है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा वन प्रतिशत वाइज लक्षद्वीप में है और दूसरे नंबर पे अंडमान निकोबार जो यूनियन टेरिटरी है वहाँ पे वन है। बाकी जो यूनियन टेरिटरी हैं दिल्ली, पुडुचेरी, ये काफ़ी अच्छे औद्योगिक क्षेत्र हैं। चंडीगढ़, अब यहाँ जंगल होना संभव नहीं है क्योंकि वहाँ पे जनसंख्या का इतना ज़्यादा दबाव है कि वहाँ जंगल नहीं है, वहाँ पे नगर बस गए हैं। ठीक है, तो यूनियन टेरिटरी की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा प्रतिशत वाइज जंगल लक्षद्वीप में, दूसरे नंबर पे अंडमान निकोबार है, और राज्यों की प्रतिशत वाइज बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जंगल मिजोरम में है, और एब्सोल्यूट टर्म में बात किया जाए तो मध्य प्रदेश में है। अब देखिए इस रिपोर्ट में अगर तुलना की जाए 2019 के हिसाब से तो देखा जाएगा कि किस राज्य ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है जंगलों की संख्या को या जंगल के एरिया में वृद्धि करने में। तो आप जानते होंगे कि बहुत पहले दो राज्य एक ही थे, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, जो बाद में टूट के दो राज्य बन गए। एक आंध्र प्रदेश हो गया जिसको हम सीमांध्र कहते हैं, नाम दिया गया, और दूसरा तेलंगाना। तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना ये जो दोनों राज्य हैं इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, और सबसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है आंध्र प्रदेश ने, दूसरे नंबर पे तेलंगाना ने, और तीसरे नंबर पे ओडिशा ने। ओडिशा भी जंगलों के संवर्धन के मामले में अच्छा काम कर रहा है, उनको बढ़ाने के लिए अच्छा काम कर रहा है। और वो आप देखेंगे ये तीनों भारत के नक्शे में आप ध्यान से देखेंगे तो भारत के पूर्वी हिस्से, पूर्वी तट पे ये तीनों माने एक दूसरे से लगे हुए ये स्टेट हैं, और उस क्षेत्र में वनों को लेकर के अच्छा कार्य हो रहा है। अब देखिए एक और महत्वपूर्ण चीज़ जो आप इस रिपोर्ट में आप ध्यान में रखेंगे कि जंगल भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि एक वेरी डेंस फॉरेस्ट होता है, और एक मीडियम होता है, और एक ओपन फॉरेस्ट होता है। जैसे हम आपको बता रहे थे कि सैटेलाइट ऊपर से देखेगा और दिखेगा कि ऊपर से ज़मीन दिख ही नहीं रही, खाली कैनोपी दिख रही है पौधों की, यानी बहुत डेंस है, बहुत कम ज़मीन का हिस्सा दिख रहा है, तो उसको वेरी डेंस कहेंगे। थोड़ा सा ज़्यादा ज़मीन का हिस्सा दिखेगा तो उसको मीडियम कहेंगे, उससे भी कम रहेगा तो उसको ओपन फॉरेस्ट बोलेंगे। तो अगर ये पूछा जाता है कि कौन सा प्रदेश है जिसमें वेरी डेंस फॉरेस्ट की संख्या मतलब ज़्यादा है, तो उस मामले में अरुणाचल प्रदेश, यानी अरुणाचल प्रदेश के जंगल सबसे ज़्यादा घने हैं। ठीक है, उस मामले में सबसे ज़्यादा है। और मीडियम डेंस फॉरेस्ट के हिसाब से देखा जाए कि सबसे ज़्यादा जंगल मीडियम डेंस, जो ऐसे जंगल जो मीडियम डेंस हैं और सबसे ज़्यादा कहाँ पे हैं तो मध्य प्रदेश में है। ओपन वाले भी मध्य प्रदेश में है क्योंकि मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा जंगल है। लेकिन अगर इसी में ये याद रखना बहुत आसान है कि सबसे ज़्यादा जंगल मध्य प्रदेश में है, जिसमें मीडियम रेंज वाले और ओपन वाले तो मध्य प्रदेश में ही है। लेकिन वेरी डेंस की बात करें तो ये जो हमारा अरुणाचल प्रदेश है, भारत का सबसे पूर्वी राज्य, वहाँ पे जंगल जो है बहुत ज़्यादा डेंस है, और वेरी डेंस फॉरेस्ट के मामले में नंबर 1 पे है अरुणाचल प्रदेश। जंगलों में देखिए एक और कैटेगरी भी आती है जिसको हम कहते हैं मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन क्या होते हैं? मैंग्रोव वन देखेंगे आप तो ये समुद्री तटीय इलाकों में उगते हैं, और ये मतलब वहाँ के जो आर्द्र भूमियाँ होती हैं एकदम तटीय इलाकों में, और ये समुद्र वाले जो खारे पानी की जो समस्या होती है वहाँ पे भी ये उग जाते हैं। समुद्र का जो खारा पानी होता है वो तटों से लगता है, उस इलाके में भी ये, हालांकि ऐसी जगहों पे जहाँ पे खारा पानी हो, वनों का उगना, नॉर्मल पेड़ पौधों का उगना आसान नहीं होता है, लेकिन ये जो वन वैसे खारे पानी में उग जाते हैं उनको मैंग्रोव वन कहते हैं। और आप जानते हैं कि भारत का सबसे बड़ा जो डेल्टा है सुंदरवन डेल्टा, उसमें बहुत सारा ज़्यादा योगदान
इन मैंग्रोव वनों का ही है। तो अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन कहाँ पे हैं, तो आप सुंदरवन वाले इलाका जो पश्चिम बंगाल में पड़ता है, तो सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल में है। दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन गुजरात में है, और तीसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन जो हमारा द्वीपीय यूनियन टेरिटरी है अंडमान और निकोबार, वहाँ पे है। इस बात को एकदम बिल्कुल याद रखेंगे कि सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन किस राज्य में है, तो पश्चिम बंगाल, दूसरे पे गुजरात और तीसरे पे अंडमान निकोबार। पिछली बार की रिपोर्ट से तुलना करें तो सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वनों में वृद्धि कहाँ पे हुई है, तो देखिए उड़ीसा में हुई। उड़ीसा ने जंगलों के मामले में यह तीसरा पोजीशन था वृद्धि के मामले में, और मैंग्रोव वनों में सबसे ज़्यादा वृद्धि उड़ीसा में हुई है। दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र में हुई है। अब देखिए जितना भी मैंग्रोव वन होंगे वो तटीय इलाकों में ही होंगे, जो या तो अरब सागर से या बंगाल की खाड़ी से लगे हुए जो राज्य हैं उनके तटीय इलाकों में ही मैंग्रोव वन पाए जाएंगे। तो ऐसे ही राज्य होंगे, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अगर कोई ऐसा लैंडलॉक्ड स्टेट होगा तो वहाँ मैंग्रोव वन नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वनों में वृद्धि उड़ीसा में हुई है, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र में और तीसरे नंबर पर कर्नाटक में। ये सारे ही तटीय इलाके हैं, लेकिन ये उतना ना इम्पॉर्टेंट नहीं। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल में, इस क्रम को याद रखिएगा। दूसरे नंबर पे गुजरात में और तीसरे नंबर पे अंडमान और निकोबार में है। इस तरह से देखा जाए तो भारत में वनों की स्थिति सुधरी है, भारत में वनों की संख्या में वृद्धि भी हुई है, कुल वनावरण और वृक्षावरण बढ़ा भी है। इसलिए भारत के कुल कार्बन स्टॉक में भी वृद्धि दर्ज की गई। कार्बन स्टॉक मतलब भारत के पास इस समय, जिसको आप फैक्चुअल सिर्फ याद रखिए कि भारत में इस समय कुल 7,204 मिलियन टन कार्बन स्टॉक है, और इसमें भी वृद्धि दर्ज की गई है। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, इसलिए हम इसको विराम देते हैं, और इसमें यही इम्पॉर्टेंट बातें हैं। हालांकि इसको डीप में आप पढ़ना चाहें तो ये रिपोर्ट आराम से ये वेबसाइट पे उपलब्ध है, और इसका जो PDF का लिंक है हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड करके इसको देख सकते हैं। काफ़ी विस्तृत रिपोर्ट है। हमने आपको जो बातें बताई वही जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकती हैं, और जो बार पिछले एग्ज़ामों में पूछे गए हैं। इसी के साथ हम आपसे आज्ञा चाहेंगे। धन्यवाद।